नाउ वी विल टॉक अबाउट निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी ने कुछ ऐसे कजिन्स को पकड़ा जो आपके फॉरेन के इंडिया में आते हैं, ठीक है, और कुछ इंडियन हरामखोर कजिन लोग उनको स्कीम बताते हैं 21 दिन में पैसा डबल। ऐसा होता है क्या तुम्हारे देश में? फॉरेन में होता है क्या? नहीं, फॉरेन में ऐसा होता है क्या 21 डेज में पैसा डबल? नहीं, फॉरेन में ऐसा नहीं होता। फॉरेन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% 4% है। डबल करने के लिए उनको 25 साल लग जाएंगे। हमारे यहाँ पे हम क्या बोलते हैं 21 डेज में डबल, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारा स्कीम चलता है अपने मार्केट में। तो आप अपने फॉरेन कजिन को क्या बता रहे हो? अभी क्या बताओगे? बताओ कि देख तू इंडिया में पैसा खर्चा करने आया है, क्यों ना मैं तुझको कमाने के रास्ते दिखाऊं। तू 21 डेज की क्या बात कर रहा है? गोवा चलते हैं, दिन भर एंजॉय करते हैं, शाम को कसिनो जाते हैं, सुबह तक पैसा डबल करते हैं। या कुछ, चलो ये तो बहुत सारी घटिया बातें मैंने आपको बता दी। मुझे बताओ इंडिया में रेट ऑफ रिटर्न्स अच्छे हैं कि नहीं इन्वेस्टमेंट के ऊपर? हाँ, आपने अगर 10 साल पहले गडिंग्लज में जमीन ली होती तो 50,000 रुपया गुंठा, 40,000 रुपया गुंठा जमीन चालू था यहाँ पे गुंठा। अभी 20 लाख रुपया गुंठा चालू है गडिंग्लज के बाहर। गडिंग्लज के अंदर 1 करोड़ रुपया गुंठा चालू है। अगर 10-15 साल पहले आते, 1-1.5 लाख रुपए का गुंठा लेके रख देते, आज करोड़पति हो जाते। प्रॉब्लम क्या है पता है? 15 साल पहले आपके पास 1-2 लाख रुपया नहीं थे। अभी भी समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? अभी 1 करोड़ का है। शायद और 15 साल के बाद ये 50 करोड़ की हो जाएगी। तभी रिग्रेट क्या करने का पता है? हाँ, 15 साल पहले 1 करोड़ नहीं थे, तो अपनी जिंदगी रिग्रेट में ही चली जाएगी। लेकिन ये फॉरेन कजिन आता है तो डॉलर लेकर आता है। हम उसको क्या समझा रहे हैं कि देख तेरे देश में जमीन लेगा, ये लेगा, वो लेगा, पैसा बहुत जल्दी से डबल नहीं होता, क्योंकि उनके यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। पॉपुलेशन कम है तो लैंड की उतनी डिमांड नहीं रहती। डिमांड नहीं रहती तो पता आपको, बेसिक इकोनॉमिक्स का थ्योरी है, जिसकी डिमांड नहीं रहती उसका प्राइस राइज नहीं होता। उनके देश में इन्फ्लेशन कम होता है। हमारे देश में लोग बहुत ज़्यादा है, और जैसे सिटी बन जाती है ना, इधर 1-2 मॉल बनने दो खाली, देखो क्या प्राइजेस चेंज होते हैं। रेलवे स्टेशन अनाउंस होने दो आजू बाजू में, किधर खत्म है फिर। और एयरपोर्ट आ गया तो समझ रहे 50 करोड़ कैसे होगा? 50 करोड़ विदाउट डेवलपमेंट नहीं होगा। 50 करोड़ होने के लिए हाईवे आना था, हाईवे, नेशनल हाईवे आ गया। पहले हाईवे भी नहीं था, अभी क्या आ गया? नेशनल हाईवे आ गया, ठीक है ना। नेशनल हाईवे आ गया तो हाईवे के दोनों साइड की जमीन की वैल्यू बढ़ गई। क्यों? हाईवे टच। पहले जो गांव की जमीन थी, सादी जमीन थी इनकी, हाँ, अब ये हाईवे टच बन गए। अब रेलवे स्टेशन आएगा तो नियर रेलवे स्टेशन, मॉल आएगा तो नियर मॉल, इंटरनेशनल स्कूल आएगा तो नियर इंटरनेशनल स्कूल, जैन टेम्पल बनेगा तो नियर जैन टेम्पल। ऐसा एक एक इंफ्रा ऐड होते जाता है, और ऐसे उसके रेडियस की जो लैंड की वैल्यू है, उसकी वैल्यू डबल टिबल ट्रिपल हो जाती है। मतलब 20 लाख की जमीन कल से 1 करोड़ हो जाती है, रातों रात चेंज हो जाती है। क्योंकि इधर अनाउंसमेंट हो गया, खत्म, डेवलपमेंट अनाउंसमेंट हो गया। अभी पहले डबल होगी, फिर ट्रिपल होगी, फिर 4 टाइम्स होगी। ऐसे टाइम्स में प्राइस चेंज होती है। ऐसा हमने किसको समझाया? हमें किसको बता रहे? फॉरेन कजिन को समझा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट देश अगर कोई है आज की तारीख में, वो इंडिया है। क्योंकि पॉलिटिकली हम स्टेबल है, सेम गवर्नमेंट 3rd बार इलेक्ट हुई है। यूएसए में भी ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। सेम गवर्नमेंट कभी भी 3rd टाइम नहीं आती, इट्स वेरी रेयर। बहुत कम देशों में होता है। रशिया में हुआ है, रशिया का प्रेसिडेंट आई गेस इज इलेक्टेड फॉर 7th टाइम। लेकिन बहुत कम देशों में ऐसे होता है कि गवर्नमेंट इतने लंबे पीरियड तक स्टेबल रहती है। तो हमारी है, अभी है तो, और डिजिटलाइजेशन हम हो रहे हैं, विकसित भारत के रास्ते पे हम निकले हैं। फॉरेनर्स के लिए हमने बहुत ही कंफर्टेबल लॉ बनाया है। आपने देखा अभी 40% का उनका टैक्स का रेट हमने कम करके कितना किया,
35% कंपनीज के लिए। तो येस वी आर क्रिएटिंग हेल्दी एटमॉस्फेयर फॉर देम, जो हमने थोड़ा अनहेल्दी बना के रखा था। बना के इसलिए रखा था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 150-200 साल पहले, फिर उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। तो वी हैव नेगेटिव इमोशन टुवर्ड्स फॉरेनर, वी हैड इन फैक्ट। अभी नहीं, अभी हमें अच्छे लगते हैं फॉरेनर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स, लेट देम कम टू इंडिया, स्पेंड मनी, स्टे हियर। हम चाहते हैं कि वो लोग एक्सप्लोर करें। तो उन्होंने धीरे धीरे आपके कजिन ने खाली इंडिया एक्सप्लोर करने नहीं आए, अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। और खाली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चालू किया, इंडिया में जब कमाना, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंडिया में इनकम जनरेट होना चालू हो जाएगा। और इंडिया में अगर इनकम जनरेट चालू होगा, आप भले नॉन रेसिडेंट रहो, टैक्स तो आपको इंडिया में लगना चालू हो जाएगा। तो आपका कजिन इंडिया में टैक्स भरना भी चालू हो गया, इंडिया में इनकम भी चालू हो गया, प्रॉपर्टी ले ली, उसमें से रेंट आना चालू हो गया, तो इंडिया में टैक्स लगना चालू हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट इंडिया में रख रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। वो सोच रहा है ओके मेरे पास $10,000 है, मैं $10,000 को इंडिया में कन्वर्ट करेगा। तो पहले तो $10,000 इमीडिएटली कितने हो जाएंगे, 8 लाख हो जाएंगे। और 8 लाख को मैं क्या करेगा, इंडिया में एफडी करेगा। इधर मुझे को 8% 7% का रिटर्न मिलेगा, मेरे देश में मुझको 2% का ही रिटर्न मिलता है। और नॉट ओनली दैट, एफडी जब मैं 3 साल के बाद ब्रेक करेगा तो इंटरेस्ट तो मैंने पहले से कमाया होगा, लेकिन तब तक डॉलर का रेट 95 हुआ रहेगा, तो मुझे डबल प्रॉफिट, फॉरेन करेंसी अप्रिसिएशन भी मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ही इज वेरी एक्साइटेड कि वो दिस मच प्रॉफिट इज देयर ना, डबल फायदा होता है फॉरेनर्स को। आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं, आप कभी भी फॉरेन कंट्री में जाओगे ना, आपको बहुत बुरा लगेगा, बिकॉज यू आर अर्निंग इन इंडिया एंड यू विल बी स्पेंडिंग इन फॉरेन कंट्री करेंसी। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिलती है, वहाँ पे वो 300 रुपये में मिलती है। अब आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? आपके हिसाब से वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको वहाँ पे $1 में खरीदना है, $2 में खरीदना है। आपको वहाँ पे कॉफ़ी पीनी है, $3 लगेंगे, $3 मतलब 250 रुपीज़ हो गया। 250 की कॉफ़ी तुम इंडिया में पीता है क्या? नहीं पीता, समझ में आ रहा है? उधर के लोगों के लिए $3 इज $3। ओके, आप दुबई में चले जाओ, आपको चाय मिलेगी 4 दिरहम की, 5 दिरहम की अच्छी चाय। 4 दिरहम भी मतलब 23 रुपया 24 रुपया दिरहम हो गया। 24 रुपीज़ इंटू 4 कर दो, या 25 रुपीज़ इंटू 4 कर दो, अप्रोक्सीमेटली 100 रुपये की चाय हो गई। यहां पे जो चाय आपको 20 रुपए में मिलती है, वहां पे कितने रुपए में मिलेगी? तो ये आपको, जब आप वहां पे स्पेंड करोगे, आपके रुपये बहुत फास्ट जाएंगे ना। अब उल्टा सोचो, यू अर्न इन दिरहम, कम टू इंडिया, और फिर 20 रुपए का चाय पियो इधर, आपका दिरहम में तो बहुत कम जाएगा टेक्निकली, बिकॉज यू ब्रॉट दिरहम ना। तो ये लोग इंडिया में आते ही क्यों है? क्योंकि ये जब फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते ना, डायरेक्टली लखपति बन जाते रे। 1000 रुपया लेकर आते हैं, हजारों डॉलर लेकर आते हैं, इधर डायरेक्टली वो लैक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपको अगर मैं बोलो 8 से 10 लाख रुपया खर्चा करने का है पिकनिक के ऊपर, तो यू विल स्पेंड गुड ओनली, राइट? यू विल एंजॉय। एंड इफ यू हैव सीन द फॉरेनर्स, दे डोंट गो टू वेरी फैंसी थिंग, क्योंकि फैंसी चीजें वो देखकर आ चुके हैं। दे गो वेरी बेसिक्स, सिंपल। कपड़े भी आप उनके देखोगे बहुत ही सिंपल, तो उसकी वजह से उनका स्पेंडिंग भी कम होता है। मतलब रुपी में भी जो लोअर स्पेंडिंग होता है, वो स्पेंडिंग वो करते हैं। दे ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो और हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है भाई। यू गो टू द फॉरेन नेशन एंड यू विल अंडरस्टैंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना महंगा होता है। वहां पे एक उबर बुक करने का एक टाइम पे 3 से 4 हज़ार रुपया जाता है। दुबई की बात कर रहा हूं मैं। 100 दिरहम ऑन एन एवरेज प्राइस इज 100 दिरहम। 100 दिरहम मतलब 2200 हो गया। वो छोटा सा राइड घर से रेलवे स्टेशन तक जाने का। हाँ, गाड़ी मर्सिडीज वगैरह आएगा, लेकिन अपने को मर्सिडीज थोड़ी ना क्या रोज एक्सपीरियंस करना है। तो पीपल प्रेफर वॉकिंग ऑब्वियसली ना। जब 100 दिरहम देने का रहेगा तो हम भी वी विल ऑल्सो स्टार्ट लव, यू नो, वी विल ऑल्सो डेवलप लव फॉर वॉकिंग। हमारे यहाँ पे क्या होता है, मुंबई में खास करके घर से बाहर निकलते हो, हाथ दिखाते हो, ऑटो रिक्शा रुकता है, आपको स्टेशन पे छोड़ जाता है, 10 रुपया शेयरिंग, 15 रुपया शेयरिंग। ये बेस्ट है। ये इंडिया में इतना, आप रेलवे का भाई 50 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, देखो रेलवे में किलोमीटर लिख कर आता है नीचे, यू लिटरली यू कैन ट्रैवल 50 किलोमीटर इन जस्ट 10 रुपीज इन मुंबई।
₹10 में 50 किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर कॉस्ट क्या हो गया आपका? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। तो हमारे यहाँ पे वो पैसा बहुत कम स्पेंड करते हैं, तो पैसा बचता है। मुझे आपको खाली एक सिचुएशन में लेके जा रहा हूं, तो आप इन्वेस्ट करोगे कि नहीं इंडिया में, मुझे बताओ ना। आपका फॉरेन कजिन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? और इंडिया में कमाना चालू कर देगा तो टैक्स लगना चालू हो जाएगा। अब आप इंडियन कजिन, आप सीए करना चालू कर दिए, वो फॉरेन कजिन वो इंडिया में टैक्स भर रहा है। आप दोनों मिलके अभी दिमाग लगाओगे कि नहीं? क्या दिमाग लगाओगे कि ऐसा क्या करे कि ये जो फॉरेन कजिन इंडिया में इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर क्या नहीं लगे? टैक्स ना लगे। मेरा सवाल समझो, आपको मैं एक सिचुएशन में लेके जा रहा हूं, तभी आपको इसका डेप्थ समझेगा कि हुआ क्या है। नहीं तो खाली गधे के जैसे आप पढ़ते रहोगे। अगेन इट इज एन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। आई एम सो सॉरी जो लोगों ने पहले के लेक्चर नहीं देखे, ऐसे ही घूमते घूमते आज लेक्चर में आ गए हैं। डोमेस्टिक नहीं सीखोगे तो इंटरनेशनल कैसे सीखेगा? लेकिन एक जनरल नॉलेज के बेसिस पे तो कम से कम देखो, प्रवचन के जैसे समझो, और मुझे कॉन्फिडेंस बीच बीच में देने के लिए गलत तो गलत जवाब दिया करो। आप समझ रहे हो इन विच सिचुएशन यू आर नाउ? आपका एक फॉरेन कजिन है जो इंडिया में बार बार आता है, उसके पास पैसे बहुत है इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास दिमाग बहुत है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे टैक्स कम भरना है, बिकॉज यू आर डूइंग दिस कोर्स जहाँ पे टैक्स का इन एंड आउट सिखाया जाता है। तो आपके मन में क्या क्या आता है कि टैक्स कैसे बचाए? एक तो आप क्या बताओगे उसको, आप नॉन रेसिडेंट बनो, वो आपने पहले ही उसको बता दिया है। नॉन रेसिडेंट बनोगे तो कौन से इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? फॉरेन इनकम के इंडिया में टैक्स नहीं, इंडियन इनकम पे वो तो सर लगेगा ही। वो आप क्या भगवान भी आएंगे तभी भी उनको हम नहीं छोड़ते। तो ये तो लॉ क्लियर है। अब आप उसको कोई एक चीज बताओ ना कि ऐसा कुछ तो करते हैं, बताओ। ऐसा कुछ तो करते हैं जिससे क्या होगा? कौन से इनकम के ऊपर? इंडियन इनकम के ऊपर ना। फॉरेन इनकम के ऊपर तो वैसे भी हम टैक्स नहीं ले रहे थे क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट है। अब ऐसा कुछ करते हैं कि इंडियन इनकम के ऊपर आप टैक्स ना भरो, ऐसा सोच रहे हो आप, तो क्या करोगे? इंडिया का इनकम इंडिया में रखोगे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो क्या करने का ट्राई करोगे? फॉरेन का इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, इंडिया का इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। जो नॉन टैक्सेबल है उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे कि जो टैक्सेबल है उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे। कौन सा टैक्सेबल है? नॉन रेसिडेंट का कौन सा टैक्सेबल है? इंडियन इनकम टैक्सेबल है। नॉन रेसिडेंट के इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरना है तो चोरी क्या करोगे? नॉन रेसिडेंट का इंडियन इनकम टैक्सेबल है तो चोरी क्या करोगे? सोचो ना। सिखाया मैंने आप लोगों को। एग्रीकल्चर कैसा, फॉरेनर को कैसा लगेगा? हाँ, फॉरेन का गोरा रशियन 2 बैल लेके वेट, अरे एग्रीकल्चर नालायक। एग्रीकल्चर के लिए इतना दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? टैक्सेबल है बता रहा हूं ना। एग्रीकल्चर तो टैक्सेबल ही नहीं है। आप बोलोगे पीएफ में पैसा लगाओ, एग्जम्प्ट होता है। अरे भैया, जो चीज एग्जम्प्ट है उसके ऊपर प्लानिंग थोड़ी ना क्या बोलते हैं उसको। मैं चोरी की बात कर रहा हूं और चोर तुम्हारे अंदर है। सोचो तो, एकदम सिंपल चीज पूछ रहा हूं। देखो, आप पहुंचनी चाहिए वहां पे। नॉन रेसिडेंट को इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, ये लॉ है। तो ऐसा क्या क्रिएट करोगे? बेसिक एकदम से लिमिट के नीचे रोकोगे तो वैसे भी टैक्स नहीं लगेगा ना विनायक साहब। अरे वो 182 डेज क्रॉस होने के बाद छोड़ दो, उसकी चड्डी निकाल लेंगे हम। टैक्स की क्या बात कर रहे हो आप? उसको नहीं छोड़ सकते फिर हम। 182 क्रॉस हो गया तो रेसिडेंट हो गया ना। फिर रेसिडेंट मत बनाओ। रेसिडेंट तुम साला ऐसा प्लानिंग बता रहा है। मैं अभी बताया उसका फॉरेन का इनकम इंडिया में टैक्स नहीं हो रहा था। एक काम करते आप 182 डेज रुको यहाँ पे। आपका फॉरेन जो टैक्स नहीं हो रहा था उसको पहले टैक्स करते, फिर आपको प्लानिंग बताऊंगा हाउ नॉट टू पे टैक्स ऑन फॉरेन इनकम। अरे भैया, वो पहले से नहीं भर रहा था। इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स लगता है कि नहीं? लगता है ना। तो आपको उसको एकदम अरे अभी किसी ने बताया शेयर मार्केट पे 10 का 12.5% हुआ ना। शेयर मार्केट पे क्या हो गया टैक्स का रेट? 10 से साढ़े, तो टैक्स का रेट बढ़ गया ना। तो कुछ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर जो रहते हैं ना, उन्होंने वीडियो बनाए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट चलने लगे कि देयर इज अ सीक्रेट हाउ नॉट टू पे कैपिटल गेन टैक्स इन शेयर मार्केट।
प्लानिंग किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या बताया उन्होंने, यू बाय एट हायर प्राइस एंड यू सेल एट लोअर प्राइस, द सीक्रेट वे टू अवॉइड कैपिटल गेन टैक्सेस। बाय एट हायर प्राइस, सेल एट लोअर प्राइस। एग्जैक्टली, लॉस होगा तो आपसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांगेगी। टैक्स नहीं भरना है इसलिए, क्योंकि गेन होगा तो, अरे टैक्स तो तब लगेगा ना। नहीं नहीं देखा, अरे रियल में बता रहा हूं। अरे हाउ नॉट टू पे टैक्स इन इंडिया, लॉस करके, तो गेन होगा तो टैक्स लगेगा। आप लोग इनकम टैक्स भरते हो क्या? नहीं, तो आप लोगों को सीक्रेट पहले से पता है टैक्स नहीं भरने का। हैव नो इनकम, पे नो टैक्स। तो वैसे में बता रहा, द मोमेंट यू हैव इंडियन इनकम क्या होगा, टैक्स लग जाएगा। तो मैं फॉरेन कजिन को क्या बताओगे, मैंने अभी हिंट भी दे दिया, लॉस नहीं करना है उसको, वो कमा के ही रहेगा, पैसा बहुत है उसके पास। डू नॉट अर्न इनकम इन इंडिया, क्या बताओगे आप? अरे इंडिया में टैक्स नहीं भरने का एक ही रास्ता है, इंडिया में इनकम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अपना तो डे वन से डिसाइडेड था, इंडिया में अपन करेंगे। अरे दिखाने का रे कि ये इंडिया में नहीं है, करने का इंडिया में ही सब कुछ, पेपर पे दिखाने का कि मतलब क्या करना है। अभी तो बताओ क्या करना है। मैंने आपको मॉरिशियस रूट वगैरह सब पढ़ाया रे, ऐसे क्या कर रहे हो? मैं तुमको इंटरनेशनल चोर बनाने का ट्राई कर रहा है, तुम दिमाग नहीं अप्लाई कर रहा है। तुम इंडियन कजिन हो, वो फॉरेन कजिन है, तुम मिलके किधर कंपनी खोलेगा? मॉरिशियस में, केमन आइलैंड में, हाँ पनामा में। ऐसा कोशिश कौन से देश, ऐसे देश में जाओगे क्या? यूके में जाओगे क्या, जिधर इंडिया से ज़्यादा टैक्स है? नहीं तो तुम बहुत स्मार्ट हो ना, कौन सा देश पकड़ोगे? जो देश में इंडिया से कम टैक्स है या टैक्स ही नहीं है, लो टैक्स या नो टैक्स ना। दुबई में भी 3.5 लाख दिरहम के ऊपर, कल अंजेश बता रहा था 3.5 लाख दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, लेकिन 3.5 लाख दिरहम तक अभी भी नहीं, 3.5 लाख रुपया नहीं। हाँ, इधर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख पे खत्म होता है, उधर 3.5 लाख दिरहम है कॉर्पोरेट्स को भी, इंडिविजुअल को तो वहां पे भी नहीं। आप दुबई में 1 करोड़ कमाओ एज ए इंडिविजुअल, आपको 0 टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स आया है वहां पे, अभी तक इनकम टैक्स आया नहीं है। तो 3.5 लाख इंटू 20 to 25 करोगे तो अच्छा खासा इनकम बेसिक एग्जम्पशन में निकल जाता है ना। तो दुबई में कंपनी खोलो, मैनेज कहां से करोगे? तुम ब्रेन तुम्हारा है, मैनेज कहां से करोगे? पूरा इंडिया से मैनेज करोगे, लेकिन पेपर पे कंपनी किधर रहेगी? कर लिया ना टैक्स का चोरी। अभी कंपनी फॉरेन की बिजनेस वगैरह जो भी है इन्वेस्टमेंट करेगी फॉरेन में करेगी, खाली कहां पे इन्वेस्ट करना है क्या नहीं करना है वो ब्रेन कहां से खाली लगा रहे हो आप? तो इंडिया से ऐसा कोई पेपर वेपर नहीं जा रहा है, डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं जा रहा है, खाली यहां से ब्रेन लग रहा है। ओके, निर्मला सीतारमण जी ने इनको पकड़ा और कंडीशन डाल दी पीआईओ में कि ये जो पीआईओ इंडिया में आ रहे हैं बार बार, और ये इंडिया और फॉरेन का कजिन मिलके ये दुबई में जाते हैं, स्विट्जरलैंड में जाते हैं, पनामा में, इधर उधर क्यों जा रहे हैं ये लोग? वहाँ पे जाके क्या करते हैं? तो कंपनी फ्लोट करते हैं, वहाँ पे कुछ तो कैपिटल लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वहाँ से कर रहे हैं, और अच्छा खासा इंडिया को टैक्स का चूना लगा रहे हैं। ये गरीब लोग ये करेंगे कि अमीर लोग करेंगे? तो इनको अमीर पीआईओ बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? अमीर पीआईओ। अमीर और गरीब का इन्होंने जो निर्मला सीतारमण जी ने जो लॉ में प्रोविजन रखा है वो लेस देन 15 लाख का और मोर देन 15 लाख का रखा है। तो दोस्त पीआईओ जिनका इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कितना है? 15 लाख से इनकम ज्यादा है, उनके लिए निर्मला सीतारमण जी ने 182 डेज जो नॉर्मल पीआईओ को थे वो कम किए और 120 किया। नॉर्मल पीआईओ को कितना है? नॉर्मल मतलब गरीब पीआईओ, उसके लिए कितना हमने 60 का पहले कितना करके रखा है कि 182 डेज तक आपको रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। अभी इनके लिए हमने क्या बना दिया है? 180 को रिप्लेस करके कितना कर दिया?
120 या 60 को रिप्लेस करके कितना कर दिया, मतलब कंसेशन अभी भी है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसेशन नहीं, क्योंकि आप अमीर हो, शायद हमें चुना लग सकता है। और 120 का भी मैंने लॉजिक बताया, वो 3 से 4 महीने का वेकेशन पीरियड लेके इंडिया में आते हैं। 4 महीना मतलब 120 डेज होता है। समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पढ़ा रहा हूं मैं। तो 120 और 182 में कंफ्यूजन होता है हमेशा एग्जाम में। तो 182 किसके लिए मैंने बताया? गरीब पीआईओ। गरीब पीआईओ का मतलब क्या? जिसका इनकम कितना है, लेस देन 15 लाख। द मोमेंट आपकी सिचुएशन में क्वेश्चन में लिखा है कि इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कम है तो बताना ही पड़ेगा, ज्यादा है, 15 लाख से इनकम ज्यादा है, तो ये गरीब पीआईओ कि अमीर पीआईओ? अमीर पीआईओ को टैक्स ज्यादा लगाएंगे ना, प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे। कम नंबर ऑफ डेज कम करेंगे तो क्या 120 कर दिया हमने, तो इसके रेसिडेंट बनने के चांसेस ज्यादा हो गए कि कम हो गए? और अगर रेसिडेंट बन गया तो ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगा। समझ में आ रहा है? जब ये अमेंडमेंट आया तो बाकी लोगों ने आवाज उठाई होगी कि नहीं? किसने उठाई होगी आवाज? इंडियन लोगों ने कि फॉरेन कजिन्स लोगों ने? फॉरेन के कजिन लोगों ने। और आपको तो पता ही है, मोदी अंकल हर देश में जाते हैं घूमने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हैं, इंडियन लोगों से मिलते हैं, संवाद करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई और बोला कि ऐसे ना करो, कितना अच्छे से हमने प्लानिंग किया था, सिस्टमैटिक, ये ऐसे ना करो ना, पूरा ग्लोबल इनकम आप इंडिया में टैक्स कर रहे हो, जिस इनकम का कोई लेना देना भी, मैं चुपचाप जर्मनी में कमाता है, कमाया, वो इंडिया में एक मेरा कजिन है नालायक, उसने बताया ऐसा दुबई में कंपनी खोलते हैं, मेरा वो पैसिव इनकम के ऊपर टैक्स लगाते मेरे को चल जाता। आपने मजाक में मुझको रेसिडेंट ही नहीं बना दिया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना दिया। मैं जर्मनी में जिस कंपनी में जॉब करता है अभी, उस सैलरी के ऊपर मुझे इंडिया में टैक्स भरना है, जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं। मैं रहता जर्मनी, मेरे बच्चे जर्मनी में, हम जर्मन में बात करते हैं, आपने हमको ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया का किताब दे दिया। तकलीफ हुआ रहेगा कि नहीं उनको? बहुत तकलीफ हुआ उनको। तो उन्होंने खत लिखे गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को, एंड फिर मिनिस्ट्री ने अमेंडमेंट लाया, तो मॉडिफाई करके लाया। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीम्ड टू बी एनओआर डिक्लेयर कर दिया है। ये लोग ओआर नहीं बन सकते, दे कैन नॉट बिकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कौन से लोग? अमीर पीआईओ। अमीर पीआईओ मतलब जिनका इनकम 15 लाख से ऊपर है, ये लोग ओआर नहीं बन सकते। क्या बनेंगे ये? एनओआर ही बनेंगे। आप देखोगे तो यहाँ पे कंडीशन इतनी ही है, इतने पे इनके एडिशनल कंडीशन है ही नहीं। क्यों नहीं है एडिशनल कंडीशन? एडिशनल कंडीशन किसके लिए लिखी जाती है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए लिखी जाती है। इनके लिए एडिशनल कंडीशन ही नहीं है, तो इनको आर तो बना देंगे हम 120 डेज के बाद। दिख रहा है यहाँ पे ऊपर 182 है, तो अगर गरीब पीआईओ है तो हम क्या बोलेंगे उसको? एकदम सिंपल कंडीशन बताओगे। इंडिया में नॉन रेसिडेंट कैसे बनने का? 182 डेज से नीचे बैठने रहने का और निकल जाने का है। तो 182 वही सारे फॉरेन पीआईओ के माइंड में 182 फिक्स हो गया था, बहुत सालों से लौटा ये। तो ये लोग इंडिया में कितने दिन के लिए आते थे? 120, 130, 140। गवर्नमेंट ने लॉ क्या बना दिया अभी? अमीर लोगों के लिए खाली लॉ बदला है, सारे लोगों के लिए बदला क्या? मैं तो चाहता था कि सारे लोगों के लिए बदल दे, तो अपने को इतना बात करने की जरूरत नहीं होती। बोल देते पीआईओ का लॉ कितना है? 120। नहीं, अरे पीआईओ का लॉ तुमको चेंज करना था ना, बोल देते ना पीआईओ का लॉ कितना? 120, अपना जिंदगी आसान हो जाता। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, सारे पीआईओ को नहीं टॉर्चर करेंगे एक टाइम पे, क्योंकि फॉरेन में अपना एक होल्डिंग है, अपनी कोई इज्जत है। मोदी अंकल भाषण देने आते तो लोग ताली बजानी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। तो गरीब लोगों को तो टैक्स नहीं लगाया, लेकिन उसमें से जो अमीर लोग थे, प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, उनको तो लगाना चाहिए। तो हमने अमीर लोगों के लिए खाली नंबर ऑफ डेज चेंज किया है। कितना? 182 का कितना किया? 120 किया, या 60 को रिप्लेस किया 120 से, जैसे भी आप समझ सकते हो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड आप ऐसे समझिए। लेकिन क्योंकि इनके प्योर फॉरेन इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स ना लगे, मेरी लैंग्वेज सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बोल रहा हूं, प्योर फॉरेन इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स ना लगे करके हमने इनको क्या बोला? आप आर तो बन जाओगे। 120 क्रॉस किया ना आपने, और 182 नहीं किया है। 120 to 182 के बीच में हो आप। 120 के नीचे रहोगे तो क्या बनोगे? नॉन रेसिडेंट ना। 120 के नीचे आएगा तो एनआर बनेगा।
182 के ऊपर जाओगे तो रेसिडेंट, पक्का रेसिडेंट, और फिर ओआर भी बन सकते हो क्योंकि 182 क्रॉस किया, 182 वाले को तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। अब वो बीच वाले लोग 120 से ज्यादा रुके लेकिन 182 के कम, जिनका लॉ चेंज किया निर्मला सीतारमन जी ने, आप अमीर हो, 15 लाख से ज्यादा कमाते हो और आपने फॉरेन में कंपनीज खोल के रखी है ताकि इंडिया में टैक्स ना लगे, ऐसे लोगों को हमें पकड़ना था। इनका मुझे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, नॉन रेसिडेंट का स्कोप ऑफ टोटल इनकम बताओ इंडिया में क्या है? ओनली इंडियन इनकम के ऊपर ओआर बनता तो क्या भरता टैक्स? ग्लोबल इनकम। एनओआर का स्कोप ऑफ टोटल इनकम बताओ। इंडियन इनकम के ऊपर तो भरेगा ही, इंडियन इनकम के ऊपर तो ऐसे भी भरना था, और फॉरेन का इनकम जिसका कंट्रोल कहां था? वो दुबई की कंपनी, ये कौन सी कंपनी? दुबई की कंपनी, जिसका कंट्रोल कहां से करते थे? दिमाग इंडिया से लगाते थे, वो इनकम को इंडिया में टैक्स किया हमने। तो कौन सा नहीं किया? जो जर्मनी में तुम चुपचाप कमा रहे हो अपना, उसको हमने टैक्स नहीं किया। जो इंडिया में कमा रहे तो वो तो पहले भी टैक्सेबल था। वो जो छूट जाता था, कौन सा छूट जाता था? मतलब क्या? बिजनेस फॉरेन इनकम बट बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, जो था ना उसके रिमोट कंट्रोल, ये छूट जा रहा था पहले। वही इनकम को इंडिया में टैक्स किया गया बाय ब्रिंगिंग दिस अमेंडमेंट। अगर ये अमेंडमेंट नहीं होता तो क्या था? अगर ये 15 लाख का अमेंडमेंट नहीं होता तो क्या होता? ये लोग नॉन रेसिडेंट हुआ करते थे और वो लोग खाली इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स भरा करते थे। अगर आप गलती से ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाते, आपको ये लॉ खेलने नहीं आता तो आप ओआर बन गए, तो आप अभी ये पूछो ही मत हमें कि हमने कहाँ कमाया, आपका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो जाता। निर्मला सीतारमन जी ने ये अमेंडमेंट लाके किया ही क्या? कौन से इनकम के ऊपर एडिशनल टैक्स लगाया? आप ये बोलो ही मत कि इंडियन इनकम के ऊपर लगाया। आप ये भी मत बोलो कि फॉरेन इनकम को इंडिया में टैक्स किया। वी डोंट वांट टैक्स ऑन फॉरेन इनकम। तुम जर्मन हो, जर्मनी में कमा रहे हो, हमको कोई उससे टैक्स नहीं चाहिए। लेकिन साला तुम अगर फॉरेन में कंपनी रखोगे और कंट्रोलर कहां पे बिठाओगे? इंडिया में। और ये सब कुछ अरेंजमेंट आपने किया ही इसलिए था कि इंडिया में चुना लगाना था आपको। ये सार है ना, सार समझता है आपको, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल है। लोगों ने इस तरीके से टैक्स को अवॉइड किया था, आज हम उसको रोकने का ट्राई कर रहे हैं। समझा आपको? अमेंडमेंट समझ में आया? नहीं समझा आपको? बोलो नहीं समझा। मैं फिर से एक बार समझाना चाहता है, बोलो नहीं समझा। हाँ, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाएगा, ठीक है ना, और क्वेश्चन के थ्रू बताएगा। खाली मुझे इतना बताना है कि ये जो बंदा 120 डेज की वजह से रेसिडेंट बनता है, उसकी एडिशनल कंडीशन नहीं लिखने का। ये क्लियर है? मन में बहुत आएगा, एडिशनल लिखेगा, नहीं लिखने का। ये डीम्ड टू बी क्या है? एनओआर है। इट ही हैज टू बी ट्रीटेड। ट्रीटेड मतलब प्लीज ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, मतलब ये रियल ब्रदर है क्या? नहीं। तो वी हैव टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर पर्सन एज एनओआर, मतलब डीम्ड एनओआर। हमारी इनकम टैक्स की भाषा में हम कंडीशन चेक नहीं करेंगे। और आपको एनओआर का स्कोप ऑफ टोटल इनकम पता होना चाहिए। इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये इसकी बातें की, मुझे खाली बताना था। ये 15 लाख का इनकम जो बता रहा हूं ना, ये क्या होता है देखो। टोटल इनकम, टोटल इनकम मतलब ग्लोबल इनकम माइनस प्योर फॉरेन इनकम लिखना है। यहाँ पे फॉरेन इनकम नहीं लिखना है, क्या लिखना है ना? व्हाट इज प्योर फॉरेन इनकम सर? तो देखो ना, ये देखो ना, ये तो बचा क्या फिर? ये इंडियन इनकम ना। ये टोटल इनकम में से फॉरेन इनकम निकालेगा तो बचेगा क्या? इंडियन इनकम बचेगा ना। तो ये 15 लाख की कंडीशन जो लगाई गई है ना, वो इंडियन इनकम के ऊपर लगाई गई है। मतलब आप फॉरेन में भले 2 करोड़ कमाते रहोगे, इंडिया में आपने 2 ही लाख कमाया, तो आपको अमीर पीआईओ बोलो कि गरीब पीआईओ बोलो? गरीब पीआईओ, क्योंकि ये जो 15 लाख की कंडीशन है, ये आपके फॉरेन इनकम के ऊपर नहीं है, ये इंडियन इनकम के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है, थोड़ा ध्यान दो, लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रिक क्या है कि ये जो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस मीन जो माइनस हो रहा है ना, अरे माइनस क्या हो रहा है? इनकम, फॉरेन इनकम, तो उसका डेफिनेशन देखो। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस मींस इनकम विच अक्रूज अराइज आउटसाइड इंडिया। ऑब्वियसली फॉरेन इनकम का मतलब क्या? अक्रूज अराइज आउटसाइड इंडिया। एक्सेप्ट मतलब उसमें से क्या माइनस नहीं करने का? एक्सेप्ट इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मतलब ये 15 लाख में ना खाली इंडियन इनकम नहीं है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम ना। कौन सा इनकम है? एक इंडियन इनकम तो पक्का है, दूसरा कौन सा है इसके अंदर? फॉरेन इनकम, जो कहां से कंट्रोल होता था, जिसको टैक्स करने के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है।
ठीक है ना। तो कौन सा इनकम इसके अंदर नहीं है? प्योर फॉरेन इनकम। प्योर फॉरेन इनकम मतलब अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ऐसा प्योर फॉरेन इनकम होता है, उसको इधर कंपेरिजन में नहीं लेने का। ओके, एंड ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। इफ यू अप्लाई डोमेस्टिक टैक्सेशन का लॉ कि ये सब कौन करता होगा, ये इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। ये सब लोग बहुत बड़े लेवल के जो लोग हैं, बाप लेवल के जो लोग हैं, बहुत अमीर लोग जो है वो ये सब करते हैं। ये गरीब लोगों के लिए नहीं है ये वाला लॉ। गरीब बेचारा रोज यहाँ पे काम करता है और टैक्स भरता है। कल हम लोग बैठे थे शायद, हाँ विनायक और मैं था, हमारी रोटरी की मीटिंग चालू थी, उसमें ऐसा एक मुद्दा निकला कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, हाँ रास्ते पे जो दुकान लगाते हैं, पुलिस उनको टॉर्चर करती है, मारती है, हाँ उनको अरेस्ट करती है, उनसे हफ्ता लेती है, और बड़े बड़े जो व्यापारी है उनको कुछ नहीं करते। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग गलत बना रहे लोग, हाँ इलीगल बिल्डिंग बन जाती है, बिक जाती है, तो बड़े बड़े व्यापारी को पुलिस टॉर्चर नहीं करती। किसको टॉर्चर करती है? तो एक ऐसा मुद्दा चल रहा था कि गरीब लोगों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत ही अच्छा सेंटेंस बोला, और जिस सेंटेंस में भी उस सेंटेंस को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता हूँ, और मैंने भी आप लोगों को बहुत बोला है कि आपको पता है वो स्ट्रीट वेंडर का प्रॉब्लम क्या है? क्या है? क्योंकि वो गरीब है। आज के तारीख में गरीब रहना सबसे बड़ा क्राइम है, और क्योंकि वो गरीब है उनकी उसको सजा मिलेगी। आप समझ रहे हो? तो आज के तारीख में इंडिया में गरीब रहना ही सबसे बड़ा क्राइम है, क्राइम। उनको किसी ने नहीं रोका है अमीर बनने से, वो भी अमीर बने और फिर वो भी क्राइम करे, और जो पुलिस आज उनको डंडा मार रही है वो कल सलाम मारेगी। प्रॉब्लम पुलिस का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वो लोग क्या है? गरीब है। गरीबी अपने आप में एक खुद ही एक प्रॉब्लम है, और क्योंकि वो खुद ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उससे हजार प्रॉब्लम बनते हैं। तो अगर आप गरीब के माइंड से इंटरनेशनल टैक्सेशन का लॉ पढ़ोगे तो आपको दूर दूर तक ये लॉ समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू थिंक कि आपके पास 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, आपके कजिन के पास 500 करोड़ है, और आप अभी बैठ के दिमाग लगा रहे हो हाउ नॉट टू पे टैक्स इन इंडिया, तब एवरीथिंग मेक सेंस, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस। आईटीआर भरने के टाइम पे कभी यूज हुआ क्या ये पीआईओ वगैरह? कभी होता ही नहीं, क्योंकि वो लोग आईटीआर भरते ही नहीं, अलग ही लेवल के लोग रहते हो। लेकिन ये सब करना चालू करोगे तो लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, क्योंकि इसको ही कंसल्टेंसी बोलते हैं, हाउ नॉट टू पे टैक्स। चलो